Hello and welcome dear student. Welcome to the next video lecture of solution of CSI Net Mathematics June 2023 solution. तो इसमें कुछ बच्चों ने मुझे क्वेश्चन भेजे हैं मेमोरी बेस्ड पार्ट बी के, तो वो हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो लीनियर अलजेब्रा का है, ओके। और इससे आसान क्वेश्चन मैं नहीं मानता कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। लीनियर अलजेब्रा बहुत ही आसान आ रखा है। लेट ए आई जे, ए कोई भी मैट्रिक्स है 3x3 की, सच दैट एंट्रीज है वो रियल नंबर से आ रही है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। ध्यान रखें यहाँ पे उसने फॉल्स पूछा है, फॉल्स कौन सा है, ठीक है। तो चार स्टेटमेंट दे रखी है। पहली स्टेटमेंट है फॉल्स है, वो हमारा आंसर होगा। तो पहली स्टेटमेंट है कि इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इज 0 देन 0 इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए। ये सभी को पता है। अगर मैं इसके सॉल्यूशन की बात करूं तो पहली जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ठीक है। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 हो जाता है तो इसका मतलब उसकी 0 आइगन वैल्यू हो जाती है, क्योंकि फिर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पोलोमिल है वो किस टाइप की होगी। कैरेक्टरिस्टिक पोलोमिल ऑफ ए इज मस्ट बी ऑफ एक्स इनटू समथिंग, ठीक है। तो 0 उसकी मस्ट बी आइगन वैल्यू। अगर 0 उसकी आइगन वैल्यू होगी तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगी, ट्रू। लेकिन ट्रू वाली तो हमारा आंसर नहीं होगा, तो एक फर्स्ट आंसर नहीं हो सकता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट बी ऑप्शन में, ए मस्ट हैव रियल आइगन वैल्यू। अब देखो ये जो मैट्रिक्स है वो 3x3 की है, 3x3 की है। जब इसकी हम CX बनाएंगे तो वो ऐसे कुछ आएगी, लैम्डा क्यूब प्लस माइनस समथिंग लैम्डा स्क्वायर और प्लस समथिंग यहाँ पे लैम्डा और प्लस यहाँ पे कांस्टेंट। मतलब CX है वो इसकी 3 डिग्री की पोलोमिल आएगी। और 3 डिग्री की पोलोमिल का हमें पता है कि एक रियल रूट होता ही होता है, ठीक है। हो तीन भी सकते हैं लेकिन एक तो होगा ही होगा। इसका मतलब जो सेकंड स्टेटमेंट है ऑप्शन बी है वो भी ट्रू है, वो भी ट्रू है, तो वो हमारा आंसर नहीं होगा। इसलिए हम बी को क्या कर देंगे, कट कर देंगे, ठीक है। अब सी पे और डी पे आते हैं। अब सी में वो बोल रहा है कि अगर डिटरमिनेंट ए इस मैट्रिक्स का पॉजिटिव आ जाता है और 3 उसकी आइगन वैल्यू हो जाती है तो ए के पास तीनों की तीनों आइगन वैल्यू रियल होगी। और फोर्थ में बोलता है कि अगर इसका डिटरमिनेंट नेगेटिव हो जाता है और 3 इसकी आइगन वैल्यू हो जाती है तो ए के पास 3 आइगन वैल्यू रियल होगी, ठीक है। तो इसके लिए मैं एक मैट्रिक्स बना लेता हूं, ए इज इक्वल टू ब्लॉक मैट्रिक्स बना लेता हूं मैं यहाँ पे 0 -1, ताकि आइगन वैल्यू आसानी से निकल जाए। ये फर्स्ट ब्लॉक बना लिया मैंने 2x2 का। और जो दूसरा है वो उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग कि 3 उसकी आइगन वैल्यू होनी चाहिए, तो मैंने 3 बना दिया उसका। तो इस मैट्रिक्स ए की आइगन वैल्यू देखें तो एक तो 3 है और एक यहाँ से देखो 0 - x², ठीक है। यहाँ पे तो प्लस माइनस आयोटा है, तो प्लस माइनस आयोटा इसकी एक रियल आइगन वैल्यूज है। लेकिन ऑप्शन सी में क्या बोल रहा है, और डिटरमिनेंट की बात करूं मैं इसके डिटरमिनेंट की बात करूं तो डिटरमिनेंट इसका 3 आएगा विच इज पॉजिटिव, ठीक है। आप इसको सोल्व कर सकते हो। डिटरमिनेंट ऑफ दिस इंटू डिटरमिनेंट ऑफ दिस 1 × 3 3 आएगा। अब डिटरमिनेंट पॉजिटिव है इसका और इसकी एक ही आइगन वैल्यू रियल है। और थर्ड में बोलता है कि अगर 3 भी इसकी आइगन वैल्यू है, इसका मतलब सी काउंटर एग्जांपल से क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स हो जाएगा क्योंकि उसने फॉल्स पूछा, इसलिए हम सी को क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। और पार्ट बी का क्वेश्चन है तो एक आंसर होगा, इसलिए पार्ट सी इसका सही आंसर आएगा, सी। और फोर्थ में नेगेटिव बोलता है तो यहाँ पे मैं पॉजिटिव कर दूंगा तो इसकी तीनों की तीनों आइगन वैल्यू रियल हो जाएगी, 1 3 एंड तो दो रियल आ गई तो तीसरी भी एक हमारे पास रियल ही आएगी। तो जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो भी क्या है, ट्रू है। ट्रू है तो ये कट हो जाएगी, ओके। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी लीनियर अलजेब्रा का ही क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन पूछा हुआ है। इफ ए इज ए अगेन 3x3 मैट्रिक्स, उसकी एंट्रीज रियल नंबर से आ रही है, CAX कैरेक्टरिस्टिक्स पोलोमिल दे रखी है स्टूडेंट्स उसकी मैट्रिक्स की, CAX या T भी बोल सकते हो आप इसको, P of T, मतलब एक पोलोमिल है T में, X में नहीं T में है, सच दैट P of T इज डिविजिबल बाय T², ठीक है। जो P of T है वो T² से डिविजिबल है, T² से डिविजिबल है। इसका मतलब उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पोलोमिल किसकी, मैट्रिक्स A की समथिंग इस टाइप की मिलेगी, x²। और क्योंकि 3x3 की मैट्रिक्स है तो 3 ही आइगन वैल्यू हो सकती है, और 3 आइगन वैल्यू हो सकती है और T² P of T को डिवाइड करता है। इसका मतलब उसकी x² × x माइनस जो थर्ड आइगन वैल्यू है उसको हम क्या मान लेते हैं, अल्फा मान लेते हैं। तो इस टाइप की उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पोलोमिल होगी, ठीक है। और यहां से आप देख सकते हो, अगर मैं इसको 0 के इक्वल रखूंगा तो यहाँ पे x = 0, 0, अल्फा 3 इसकी आइगन वैल्यू आ जाएगी। और अल्फा यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, रियल नंबर होगा लेकिन इमेजिनरी नंबर नहीं हो सकता ये, क्योंकि इमेजिनरी नंबर हमेशा रूट्स कंजुगेट पेयर में आते हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो, तो अल्फा मस्ट बी रियल, ठीक है। यहाँ पे ये बात मैं बता दूं यहाँ पे आपको। अब बात आती है ऑप्शंस पे। फर्स्ट ए ऑप्शन को देखते हैं, बोलता है a³ = 0।
बोलता है ए क्यूब इज इक्वल टू 0, नहीं ये क्यों जरूरी नहीं है। फॉर ऑप्शन ए यू कैन टेक मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 0 0 0 0 0 0 0 0 1, ये मैट्रिक्स ले लीजिए आप। इसकी दो आइगन वैल्यू 0 है, एक आइगन वैल्यू क्या है, एक आइगन वैल्यू इसकी 1 है, ठीक है। अब यहां पे आप देख सकते हो जो मैट्रिक्स है ए, इसकी अगर हम क्यूब करेंगे तो ये दोबारा किसके इक्वल आ जाएगी, ए के इक्वल आ जाएगी, 0 के इक्वल नहीं होगी। इसका मतलब जो ऑप्शन ए है वो तुम्हारे पास रॉन्ग ऑप्शन है, ठीक है, कट कर देंगे उसको। अच्छा ऑप्शन नंबर बी पे आते हैं, बोलता है ए इज अ डायगोनजेबल, नहीं ये भी कोई जरूरी नहीं है। ऑप्शन बी के लिए आप फॉर ऑप्शन बी यू कैन टेक द मैट्रिक्स लाइक दिस, ए इज इक्वल टू 0 1 0 0 0 0 0 0 0। अभी मैट्रिक्स है, अगर मैं 1 के 0 के कोरस्पोंडिंग इसका ए एम जी एम निकालूं तो 0 के कोरस्पोंडिंग इसका जो अर्थमेटिक अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी है वो तो 3 आएगी, लेकिन जीएम कितना आएगा, 2 आएगा। इसका मतलब ये मैट्रिक्स क्या है, डायगोनजेबल नहीं है। और इसकी 2 आइगन वैल्यू 0 है और एक आइगन वैल्यू इसकी, तीनों आइगन वैल्यू क्या है, 0 है, लेकिन मैट्रिक्स डायगोनजेबल नहीं है, क्योंकि अल्फा की वैल्यू 0 भी तो हो सकती है। जैसे इसमें अल्फा की वैल्यू 1 थी तो इसमें अल्फा की वैल्यू 0 भी हो सकती है। तो बी डायगोनजेबल नहीं है, तो काउंटर एग्जाम्पल से बी को भी क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं। आते हैं ऑप्शन नंबर सी पे, ऑल द आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर रियल। तो बच्चों ये ऑप्शन हो जाएगा ठीक, क्योंकि अभी मैंने बताया कि अल्फा भी आर से है और एक्स है वो 0 0 है, तो दोनों वैल्यू ये भी रियल है और अल्फा है ये भी रियल है। तो ये तो बच्चों आसान सा क्वेश्चन था, ये तो मैंने क्वेश्चन स्टार्ट होने से पहले लिख दिया कि अल्फा मस्ट बी रियल। तो इसका मतलब जो सी है वो क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा ऑप्शन नंबर 4 पे भी बता देता हूं मैं। ऑप्शन नंबर 4 में बोलता है द आइगन स्पेस ऑफ ए फॉर द आइगन वैल्यू 0 इज 2 डायमेंशनल। नहीं, आप इसमें निलपोटेंट मैट्रिक्स ले लीजिए, आप इसमें ऑप्शन डी के लिए निलपोटेंट मैट्रिक्स इनफैक्ट 0 मैट्रिक्स लीजिए, ये ले लीजिए, ठीक है। अब इसके कोरस्पोंडिंग ये ए मैट्रिक्स है, ये क्या है, डायगोनजेबल है। डायगोनजेबल है तो इस 0 के कोरस्पोंडिंग इसका ए एम जी एम क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब 0 कितनी बार यहाँ पे रिपीट हो रहा है, 3 बार, मतलब ए एम ऑफ 0 इज 3 और ये डायगोनजेबल है तो जी एम ऑफ 0 इज ऑल्सो 3, लेकिन ये 2 तो नहीं है। इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर डी है वो भी क्या है, गलत है। तो इसका जो सही आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर सी बनेगा, ठीक है। तो इससे आसान क्वेश्चन लीनियर अलजेब्रा में हो ही नहीं सकता, ठीक है। इससे आसान तो कुछ पूछ ही नहीं सकता है कुछ भी एग्जाम में। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का क्वेश्चन 100% आता है, मैंने बताया था एग्जाम में। इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो इसमें क्या बोल रहा है वो, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम दे रखी है डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स रेज टू पावर 2/3 एंड द इनिशियल कंडीशन दे रखी है वो दे रखी है एक्स ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों इसका मैंने आसान सा ट्रिक बता रखी है, यूट्यूब पे भी मैंने पढ़ा रखा है पूरा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, वहाँ भी मैंने इसको बताया है कि जब तुम इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो उसके सॉल्यूशन के लिए आप ये देख लीजिए, फर्स्ट स्टेप आप ये देख लीजिए कि ट्रिवियल सॉल्यूशन उसका है या नहीं, ट्रिवियल सॉल्यूशन है या नहीं, और फिर उसको सोल्व करके कोई भी एक उसका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन निकाल लीजिए। अगर उसका ट्रिवियल सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट करता है और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट करता है, दिस इंप्लाइज दैट इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। और इनमें से अगर ट्रिवियल करता है नॉन ट्रिवियल नहीं करता है, या फिर नॉन ट्रिवियल करता है ट्रिवियल नहीं करता है, तो उसका मतलब उसका यूनिक सॉल्यूशन आएगा। और अगर ना ट्रिवियल करे ना नॉन ट्रिवियल करे तो उसका नो सॉल्यूशन आता है। तो ये एक आसान सी ट्रिक थी और कोरस्पॉन्डिंग क्वेश्चन के लिए हमारे पास, ठीक है, स्पेसिफिक इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास ये रिजल्ट भी होता है। रिजल्ट मैं लिख देता हूं यहाँ पे, रिजल्ट ये भी होता है कि अगर तुम्हारे पास एक्स डैश टी या डी एक्स बाई डी टी अगर इस टाइप से है, ठीक है, के इंटू वाई रेज टू पावर अल्फा, और इनिशियल कंडीशन ये दे रखी है वाई ऑफ ए इज इक्वल टू 0 व्हेन ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है, किसी ए पे कंडीशन दे रखी है, और जो अल्फा है ये ओपन इंटरवल 0,1 से आ रहा है। तो इस टाइप की प्रॉब्लम के हमेशा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं। तो इस टाइप की प्रॉब्लम के हमेशा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। इस मेथड से भी देख सकते हैं हम ये कैसे होंगे। तो सबसे पहले x इज इक्वल टू 0 इसको चेक कीजिए, तो यहाँ पे करेंगे तो 0 इज इक्वल टू 0 और प्लस इनिशियल कंडीशन को भी क्या करें, सेटिस्फाई। जिसका मतलब इसका ट्रिवियल सॉल्यूशन क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट। और नॉन ट्रिवियल के लिए इसको सॉल्व कर लीजिए। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ
एक्स रेज टू पावर माइनस 2/3 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दीजिए, एक्स रेज टू पावर माइनस 2/3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 2 1 1/3, तो ये 3 यहाँ पे आ जाएगा, इज इक्वल टू टी का टी हो जाएगा प्लस इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट सी, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास एक्स रेज टू पावर 1/3 इज इक्वल टू टी/3 प्लस सी। अब यहाँ पे क्या कीजिए, इनिशियल कंडीशन लगा दीजिए। इनिशियल कंडीशन क्या है कि x ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे लगाएंगे इसके अंदर, तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 0 प्लस सी, और यहाँ से c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, c की वैल्यू 0 हो जाएगी यहाँ से, तो x रेज टू पावर 1/3 इज इक्वल टू t/3, दोनों तरफ क्यूब कर दीजिए, x ऑफ t इज इक्वल टू t अपॉन 3 की पावर 3, और ये क्या आ जाएगा इसका, ये इसका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन आ जाएगा। तो ट्रिवियल भी एग्जिस्ट करता है, नॉन ट्रिवियल भी एग्जिस्ट करता है, और ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल दोनों एग्जिस्ट करे तो उसके फिर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। तो बच्चों इसका भी ऑप्शन नंबर सी है वो आंसर हो जाएगा। पार्ट बी का क्वेश्चन था, इसका ये आंसर हो जाएगा। ओके, वेरी इजी क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछ रखा है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भैया पीडी का है, ठीक है, पीडी से क्वेश्चन पूछा गया है। इतना आसान क्वेश्चन पूछ रखा है, ये लास्ट टू लास्ट टाइम भी पूछा हुआ था, सेम एज इट इज ए सेम क्वेश्चन, ठीक है। कंडीशन दे रखी है, पीडी दे रखी है, तो एक पॉइंट पे वो वैल्यू पूछ रहा है। ओके, इसको लैग्रेंज लैग्रेंज इक्वेशन से हम इसको क्या करेंगे, सोल्व कर लेंगे। तो पीडी दे रखी है सबसे पहले u ऑफ ux प्लस uy इज इक्वल टू 0, ठीक है। लैग्रेंज सब्सिडायरी इक्वेशन, ठीक है, लैग्रेंज सब्सिडायरी इक्वेशन क्या बन जाएगी यहाँ से, वो बन जाएगी dx अपॉन u इज इक्वल टू dy अपॉन 1 इज इक्वल टू du अपॉन 0। तो 3 फ्रैक्शन है, तो फ्रॉम फर्स्ट फ्रैक्शन, फ्रॉम फर्स्ट फ्रैक्शन, इस फर्स्ट फ्रैक्शन पे आते हैं, तो du अपॉन 0 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या आ जाएगा du इज इक्वल टू 0, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे तो u इज इक्वल टू सम कांस्टेंट c1 लिख देते हैं उसको। नाउ कंपेयरिंग फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड फ्रैक्शन, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट फ्रैक्शन नहीं, फ्रॉम लास्ट फ्रैक्शन, ठीक है, लास्ट फ्रैक्शन, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड फ्रैक्शन, फर्स्ट और सेकंड को क्या कर लीजिए, कंपेयर कर लीजिए। तो यहां से करेंगे तो dx अपॉन u इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा dy अपॉन 1, और यहां से हम देखेंगे तो dx अपॉन u की वैल्यू कितनी आ चुकी है, c1 आ चुकी है, इज इक्वल टू y, दोनों तरफ क्या कर दीजिए इंटीग्रेशन, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, dx इज इक्वल टू c1 इंटू dy, इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू c1y प्लस दूसरा जो इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट है उसको c2 लिख देते हैं, दोबारा c1 की वैल्यू पुट कर देते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान के, c1 की वैल्यू कितनी है u है, तो x माइनस u y इज इक्वल टू c2, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं। तो हमारे पास 2 सोल्यूशन आ गए इसके। 2 सोल्यूशन आने के बाद जो इनिशियल कंडीशन है उसको क्या करेंगे, उसका यूज करेंगे, ठीक है। तो कंडीशन दे रखी है, इसने कंडीशन दे रखी है u ऑफ x 0 इज इक्वल टू x, तो यहां से हम इसकी पैरामीट्रिक फॉर्म बना लेंगे। पैरामीट्रिक फॉर्म बनाने के लिए x को मैं t मान लेता हूं, ठीक है, y उसने 0 दे रखा है, और u की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, t हो जाएगी। ओके, अब इसको हम इक्वेशन 1 में और इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, तो इक्वेशन 1 क्या देगी हमें, u की वैल्यू कितनी है, t है, तो t इज इक्वल टू c1, और इक्वेशन 2 क्या देगी, इक्वेशन 2 देगी हमें x की वैल्यू कितनी है t, माइनस u की वैल्यू कितनी है t, y की वैल्यू कितनी है 0 इज इक्वल टू c2, तो यहाँ से क्या आ जाएगा t इज इक्वल टू c2। तो देखो t इज इक्वल टू c1 और t इज इक्वल टू c2, दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास एक रिलेशन आ जाएगा c1 इज इक्वल टू c2। दिस इंप्लाइज दैट यहाँ से और यहाँ से c1 इज इक्वल टू c2, c1 और c2 की दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे। c1 की वैल्यू इक्वेशन 1 से कितनी है, u है, तो u इज इक्वल टू c2 की वैल्यू इक्वेशन 2 से कितनी है, x माइनस u इंटू वाई, u की टर्म को कंबाइन कर लेते हैं, तो u इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू x, और यहाँ से u ऑफ x y इसकी वैल्यू आ जाएगी x अपॉन 1 प्लस वाई। अब किस पॉइंट पे पूछ रखा है उसने, एट 2,3 पे पूछ रखा है, तो u ऑफ 2,3 इज इक्वल टू x 2 है अपॉन 1 प्लस 3, और यहाँ से जो वैल्यू वो आ जाएगी 2 अपॉन 4 इज इक्वल टू 1/2। तो ऑप्शन देख लेना, इसके मैंने ऑप्शन नहीं लिखे तो शायद इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का, सिस्टम ऑफ ऑर्डी का इक्वेशन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, एग्जाम में पूछ रखा है, तो ये भी मैं बताता हूँ कि ये यहाँ से एक क्वेश्चन एग्जाम में पक्का आता है, ठीक है। रॉन्स्किन का अभी तक मेरे पास नहीं भेजा है किसी ने कि रॉन्स्किन से क्वेश्चन पूछा गया या नहीं पूछा गया, तो अगर रॉन्स्किन से क्वेश्चन पूछा गया तो मेरे पास जरूर भेजना। कंसिडर द सिस्टम ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन x + t इज इक्वल टू ax, ठीक है। तो 2 × 2 की मैट्रिक्स दे रखी है, a इज इक्वल टू 5 4 1
2। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसकी आइगन वैल्यू निकालूंगा। आइगन वैल्यू निकालने के लिए इसकी Cx लिखेंगे हम, C ऑफ A लिख लेते हैं या C ऑफ X लिख लेते हैं। तो वो बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। फैक्टराइज करेंगे तो आई कैन राइट इट एज x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 एंड 6। तो इसकी दो आइगन वैल्यू आ गई। ठीक है, 2 आइगन वैल्यू, एक तो आ गई तुम्हारे पास λ1, उसको 1 मान लेता हूं, और दूसरी λ2 इसको 6 मान लेता हूं। देन सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा x ऑफ t इज इक्वल टू c1 e रेज टू पावर t प्लस c2 e रेज टू पावर प्लस 60। ठीक है, ये आ जाएगा। ओके, अब देखो ये सॉल्यूशन आ गया इसका। अब ऑप्शन ए में क्या बोलता है, ऑप्शन ए में बोलता है कि अगर मैं x ऑफ t के मोड को अगर e रेज टू पावर माइनस 10t से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो 0 को अप्रोच करेगा एज t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो ऑप्शन ए को मैं चेक कर लेता हूं पहले यहाँ पे फॉर ऑप्शन ए। इसी प्रकार से ऑप्शन बी और फिर इसी प्रकार से ऑप्शन सी भी चेक कर सकते हैं हम। तो e रेज टू पावर माइनस 10t, ठीक है, इसका मोड करेंगे तो c1 इंटू ई रेज टू पावर t प्लस c2 इंटू ई रेज टू पावर माइनस 10t इंटू ई रेज टू पावर 60। तो यहाँ पे बच्चों ये हो जाएगा c1 ई रेज टू पावर माइनस 9t प्लस c2 ई रेज टू पावर माइनस 4t। तो यहाँ पे देखो अगर t इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो लिमिट t टेंड टू इन्फिनिटी c1 इंटू ई रेज टू पावर माइनस 9t प्लस c2 इंटू ई रेज टू पावर माइनस 4t। ये भी 0 को टेंड करेगा, ये भी 0 को टेंड करेगा। 0 प्लस 0 कितना होता है 0। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। और यही वो ऑप्शन नंबर ए में बोल रहा है कि ई रेज टू पावर माइनस 10t को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो 0 होगा। ठीक है, कुछ इसमें बाउंडेडनेस की भी कुछ पूछ रखा हो तो वो भी देख लेना। अगर 0 आ गया तो इसका मतलब ये बाउंडेड है। ठीक है, बाउंडेड अनबाउंडेड का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे हो सकता था। इसी प्रकार से ऑप्शन नंबर बी को भी चेक कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी में 10 की जगह कितना है 1 है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी में उसने दे रखा है ई रेज टू पावर माइनस टी। ई रेज टू पावर माइनस टी करेंगे तो c1 इन ई रेज टू पावर टी प्लस c2 इंटू ई रेज टू पावर माइनस टी इंटू ई रेज टू पावर 60। तो ये बच्चों हो जाएगा c1 प्लस c2 इंटू ई रेज टू पावर 5t। ओके, क्लियर। और यहां से करेंगे हम तो यहां से करेंगे तो t जब किसको टेंड करेगा, इन्फिनिटी को टेंड करेगा। ठीक है, इसमें कंडीशन भी दे रखी थी, आप इसको बिना कंडीशन भी कर सकते हो। ठीक है, हालांकि इसने कंडीशन दे रखी है x0 इज इक्वल टू x0। ठीक है, इस कंडीशन को भी आप यूज कर सकते हो, लेकिन विदाउट कंडीशन भी हो जाएगा ये। तो माइनस टी है तो वो इन्फिनिटी को टेंड करेगा, ये बोल रहा है t टेंड टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो बच्चों ये भी सही ऑप्शन लग रहा है मेरे को, ये पता नहीं सही पार्ट बी का क्वेश्चन है पार्ट सी का क्वेश्चन है। अब देखो इस पे हम लिमिट लगाएंगे, लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी c1 प्लस c2 इंटू ई रेज टू पावर माइनस टी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन में फिर हमें जो कंडीशन दे रखी थी, ठीक है, फर्स्ट में तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी, x नॉट इज नॉट इक्वल टू 0, वो वाली कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करनी पड़ेगी हमें यहाँ पे। तो सॉल्यूशन के लिए हम यहाँ पे x0 इज इक्वल टू 0 यानी t की वैल्यू तो हम क्या पुट कर देंगे 0 पुट कर देंगे। तो वहां से कांस्टेंट है ना c1 c2, इनकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सोल्व कर देता हूँ। ऐसे दे रखा है x ऑफ 0 इज इक्वल टू x0, ये दे रखा है। तो इसका मतलब x1 x2 भी कर सकते हो, x1 0 इज इक्वल टू x0। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं, विदाउट उसके भी कर सकते हो। तो आप सीधा सा देख लीजिए, यहाँ पे करेंगे हम तो जब t इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो c1 प्लस c2 ई रेज टू पावर माइनस टी, ये दे रखा है। तो ई रेज टू पावर माइनस टी है तो c2 तो एज टीज रहेगा, लेकिन c1 तो एज टीज रहेगा जब ई रेज टू पावर माइनस टी है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे कितना था 5t, ये किसको टेंड करेगा, इन्फिनिटी को टेंड करेगा। तो आंसर कितना आएगा, इन्फिनिटी आएगा। और यही ऑप्शन नंबर बी में वो बोल रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। और इसी प्रकार से आप ऑप्शन नंबर सी भी चेक कर सकते हो। ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। ऑप्शन सी बोलता है ई रेज टू पावर माइनस 60 करेंगे, ई रेज टू पावर माइनस 60 करेंगे तो वो कांस्टेंट आएगा बच्चों। ठीक है, यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर सी के लिए अगर मैं इसको एक्स ऑफ टी को ई रेज टू पावर माइनस 60 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो ऐसे बनेगा एक्स टी इज इक्वल टू c1 ई रेज टू पावर माइनस 5t प्लस c2 ई रेज टू पावर माइनस 60 ई रेज टू पावर प्लस 60, तो वो कट के 1 हो जाएगा। तो ये बनेगा। और यहाँ पे जब t इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो बच्चों ये c2 को टेंड करेगा, ना कि इन्फिनिटी को टेंड करेगा। और ये c2 एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट की वैल्यू कभी भी इन्फिनिटी नहीं होती। इसका मतलब ऑप्शन सी है वो क्या है,
कट है, ऑप्शन डी भी कट है, तो इसके ए और बी क्या हो जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेना बच्चों, मुझे लग रहा है यहाँ पे कहीं जीरो हो, अगर पार्ट बी में क्वेश्चन पूछा गया तो आप देख लेना, अगर यहाँ पे जीरो होता तो क्या आंसर आता है इसका। ओके, तो फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए इसका जो आंसर है बनेगा ए एंड बी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करे हैं। अगर आपके पास और कोई क्वेश्चन तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो इस नंबर पे 9813155942। ठीक है, और कोई सजेशन है तो मुझे वो कमेंट सेक्शन में बता सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे अगर आप क्वेश्चन भेजोगे उन पे। ठीक है, तो जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू फॉर द वॉचिंग, और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।